हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, इस वीडियो में हम कवर करेंगे मॉड्यूल 4 ऑफ सेंसर्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशंस का। गाइस, 3 मॉड्यूल्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड। अगर आपका कोई भी डाउट है सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर ऑल ऑफ देम। सो गाइस, देखते हैं इसके टॉपिक्स। डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब डेटा का क्या मतलब होता है? डेटा का मतलब हो सकता है कोई भी इंफॉर्मेशन। एक्विजिशन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन, यानी कि इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने वाला एक सिस्टम। ठीक है, और जो आपका डेटा है, जो आपका इंफॉर्मेशन है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। वो एनालॉग फॉर्म में हो सकता है डेटा, या फिर डिजिटल फॉर्म में हो सकता है डेटा। सो डेटा एक्विजिशन सिस्टम क्या करता है? या तो आपका एनालॉग डेटा पर काम करेगा या डिजिटल डेटा पर काम करेगा। डेटा को कलेक्ट करेगा, ठीक है, डेटा पर प्रोसेसिंग करेगा, ट्रांसमिशन करेगा, डेटा को डिस्प्ले करेगा, जो भी नीड होगी, स्टोरेज, डिस्प्ले, ट्रांसमिशन, प्रोसेसिंग। तो डेटा को एक्वायर करना और उस डेटा पर वर्क करना, उसको यूज करना, दैट इज सेड टू बी डेटा एक्विजिशन सिस्टम। तो सेम यहाँ पे लिखा है, और डेटा एक्विजिशन सिस्टम DAS, इट इज अ सेट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। यानी कि इसमें कुछ हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जो क्या करते हैं? डेटा को कलेक्ट करते हैं फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अलग अलग सोर्सेज से डेटा को कलेक्ट करते हैं। इसमें अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे लिखा है जैसे सेंसर हो गया, AD कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हो गया, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर्स हो गए, कंप्यूटर सिस्टम्स दैट वर्क टुगेदर टू मेजर एंड रिकॉर्ड द डेटा इन रियल टाइम। सो रियल टाइम डेटा को रिकॉर्डिंग करने के लिए, उनको रिकॉर्ड करने के लिए वी यूज डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स। फाइन। अब यहाँ पे 2 टाइप के डेटा एक्विजिशन सिस्टम्स हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है सिस्टम एनालॉग डेटा पर वर्क करे, या फिर हो सकता है सिस्टम डिजिटल डेटा पे वर्क करे। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने 2 टाइप्स बताए डेटा एक्विजिशन सिस्टम के, दैट इज एनालॉग डेटा एक्विजिशन सिस्टम एंड डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम। अब यहाँ पे जो आपका डेटा एक्विजिशन सिस्टम है, DAS, ये काम करता है एनालॉग सिग्नल पे। और डिजिटल डेटा एक्विजिशन सिस्टम, नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसा डेटा एक्विजिशन सिस्टम जो डिजिटल सिग्नल्स पर काम करता है। ओके, सो ये 2 टाइप्स हैं डेटा एक्विजिशन सिस्टम के। आगे देखते हैं इसके बारे में। सो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम दिया हुआ है आपको डेटा एक्विजिशन सिस्टम का। सो फर्स्ट यहाँ पे ब्लॉक डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ट्रांसड्यूसर्स, सबसे पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं ना ब्लॉक डायग्राम। सेकंड आपका है सिग्नल कंडीशनर, देन योर मल्टीप्लेक्सर्स। अगर आपका डेटा एक्विजिशन सिस्टम एनालॉग डेटा पर वर्क करता है तो ये वाला पार्ट चलेगा, लेकिन अगर डिजिटल डेटा पर वर्क करता है तो हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यूज करना पड़ेगा, एंड देन हम हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, ट्रांसमिशन, डिस्प्ले, वो हम कर सकते हैं। सो ट्रांसड्यूसर्स का क्या काम होता है गाइस? ये हमने यूनिट फर्स्ट में बहुत अच्छे से समझा था कि सेंसर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स क्या होते हैं। तब भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, रिवाइज करवा देती हूँ कि ट्रांसड्यूसर्स क्या करते हैं, आपके नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इट कन्वर्ट्स द फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स ही क्यों यूज करते हैं, ये गाइस हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था यूनिट 1 की। अगर आपको पता है तो गाइस कमेंट करके बताना। सेकंड आता है आपका सिग्नल कंडीशनर। अब यहाँ से जिस भी सोर्स से यहाँ से सिग्नल लिए गए हैं ट्रांसड्यूसर्स के थ्रू, कोई भी सोर्स हो सकता है वो सिग्नल वीक हो, ऐसा भी हो सकता है उस सिग्नल में नॉइस हो। सो नॉइज हटाने के लिए सिग्नल से, सिग्नल अगर वीक है तो उसको एम्पलीफाई करने का काम कौन करेगा? सिग्नल कंडीशनर्स। फिर आते हैं आपके मल्टीप्लेक्सर्स। मल्टीप्लेक्सर्स क्या करते हैं? अब यहाँ पे बहुत सारे सिग्नल कंडीशनर्स लगे हैं, बहुत सारे इसके थ्रू सिग्नल्स जा रहे होंगे। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है? सिग्नल्स को सेलेक्ट करने का काम करता है। मतलब बहुत सारे सिग्नल्स इसमें एज एन इनपुट जा रहे हैं, उनमें से एक सिग्नल को सेलेक्ट करके आगे भेजने का काम करता है मल्टीप्लेक्सर। फिर आता है आपका यहाँ से एनालॉग डेटा जनरेट हुआ। अब एनालॉग डेटा को अगर आप डायरेक्टली यूज करना चाहते हो, रिकॉर्डर्स, डिस्प्ले, मीटर्स में आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप डिजिटल डेटा यूज करना चाहते हो तो आपको यूज करना पड़ेगा AD कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, जो आपके एनालॉग डेटा को डिजिटल में कन्वर्ट कर देगा। एनालॉग डेटा इस टाइप का होता है आपका, और डिजिटल डेटा 0 एंड 1 की फॉर्म में होता है। फाइन, तो आप AD कन्वर्टर यूज कर सकते हो। फिर आपको जहां भी यूज करने हो, आप देखो यहाँ पे डिस्प्ले डिवाइस हो गया, डिजिटल रिकॉर्डर हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया। तो डिस्प्ले में डिस्प्ले अगर आपको कराना है, डिजिटल रिकॉर्डर में अगर आपको डेटा को रिकॉर्ड करना है डिजिटल फॉर्म में,
डिजिटल फॉर्मेट में। मैग्नेटिक टेप इंस्ट्रूमेंटेशन भी स्टोर एक्वायर ये सब करने का ही काम करती है। तो यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हो, ट्रांसमिशन कर सकते हो, कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर सकते हो। सो ये आता है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ डेटा एक्विजिशन सिस्टम। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डेटा एक्विजिशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम बता दो। गाइस, कोई भी अगर आपका डाउट आता है टॉपिक में किसी भी चीज में, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। अब यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। तो यहाँ पे हम एडी कन्वर्टर्स भी पढ़ेंगे और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स भी पढ़ेंगे, दोनों ही पढ़ेंगे। एंड दीज बोथ आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एग्जाम पर्पस, क्योंकि कुछ ना कुछ इनमें से जरूर पूछा जाता है। एडीसी हम 4 टाइप के एडीसीज पढ़ेंगे, उनमें से एक ना एक जरूर पूछा जाता है, या फिर डायरेक्टली आपसे कह देंगे कि आप टाइप्स ऑफ एडीसी बताओ। तो ये दोनों टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पर्पस। सो फर्स्ट टाइप ऑफ एडीसी आता है आपका काउंटर टाइप, या फिर रैम्प टाइप, या स्टेयरकेस अप्रोक्सीमेशन एडीसी। तो इन सारे नाम से इसको जाना जाता है। अब हम डायग्राम समझते हैं, उसके बाद हमें थ्योरी अपने आप समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या क्या यूज होता है, एक तो आपका है ये एंड गेट। एंड गेट क्या करता है कि जब दोनों ही इनपुट्स आपके हाई हो, यानी कि दोनों इनपुट्स जब हम 1 देते हैं, तभी हमारा आउटपुट जो है वो 1 जनरेट होता है इन केस ऑफ एंड गेट। अगर इनमें से कोई भी इनपुट 0 हो, तो इन सारे केसेस में जो आउटपुट होता है एंड गेट का, दैट इज 0। फिर आपका एक बाइनरी काउंटर, यहाँ पे लगा हुआ है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। यहाँ से आप अपना एनालॉग वोल्टेज का इनपुट दोगे, इसको बोलते हैं हम कंपैरेटर। कंपैरेटर क्या काम करता है कि आपने जो भी इनपुट वोल्टेजेस दिए, जैसे कि यहाँ पे वीडी एंड वीए के नाम से डिनोट किया हुआ है, इनको कंपेयर करेगा वोल्टेजेस को और एक आउटपुट जनरेट करके दे देगा कंपैरेटर। फाइन। अब यहाँ पे आपको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हम पढ़ रहे हैं। तो एनालॉग डेटा सपोज आपने दिया वोल्टेज में, सपोज आपने 4 वोल्ट दिया। अब इसको अगर आप डिजिटल डेटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे तो आपको 100 मिलेगा। 4 वोल्ट को हम बाइनरी में 100 की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 1 एंड 2 टू द पावर 2। सो यहाँ पे इस तरीके से सीरीज हम लिख सकते हैं। एंड 2 टू द पावर 2 इज 4, तो इसलिए हमने यहाँ पे 1 लिखा और बाकी जगह हमने 0 लिख दिया बाकी पोजिशन पे। ओके, सो 100 इस तरीके से हम 4 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाइनरी। अब हमें ये आउटपुट चाहिए और ये हमने इनपुट दिया, एनालॉग इनपुट यहाँ से कंपैरेटर से। तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे जो भी, जैसे कि अगर आपका एनालॉग इनपुट बड़ा होगा, पॉजिटिव वैल्यू अगर बड़ी होगी तो ये जनरेट करेगा 1। लेकिन अगर आपका एनालॉग इनपुट छोटा हो जाता है तो ये जनरेट करेगा 0। यानी कि अगर एनालॉग इनपुट बड़ा है डिजिटल से, तो ये जनरेट करेगा 1, क्योंकि ए की वीए की वैल्यू पॉजिटिव है और इसकी वैल्यू नेगेटिव है। सो ओवरऑल डिफरेंस जो आएगा दैट विल बी पॉजिटिव। लेकिन अगर एनालॉग की वैल्यू कम है डिजिटल से, सो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ये 0 जनरेट करेगा। फाइन। ये यहाँ पे एंड गेट में जैसे ही आपका, अगर यहाँ पे इनपुट अगर 1 जाता है और यहाँ पे क्लॉक साइकिल, इस तरीके से क्लॉक पल्सेस होंगी। अगर दोनों ही इनपुट्स हाई हैं एंड गेट के केस में, तभी आपकी आगे क्लॉक पल्स जाएगी। यानी कि यहाँ पे जैसे ही आउटपुट कंपैरेटर का 1 होगा, तभी एंड गेट के थ्रू जो आउटपुट जनरेट होगा क्लॉक पल्स का, तभी जनरेट होगा जब यहाँ पे कंपैरेटर के थ्रू आउटपुट 1 जनरेट होगा। फिर आपका बाइनरी काउंटर और फिर है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। अब हमने डीएसी क्यों यूज किया है यहाँ पे, सपोज बाइनरी में कोई भी वैल्यू यहाँ पे जनरेट हुई। अब आप कंपैरेटर में एक तरफ दे रहे हो एनालॉग इनपुट, सपोज मान लो हमने 4 वोल्ट दिया, और यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्टली इस तरीके से कनेक्टेड होता बाइनरी काउंटर कंपैरेटर से, तो वो डिजिटल डेटा होता। तो हम इस तरीके से नहीं वर्क कर सकते, हमें दोनों ही एनालॉग फॉर्म में, डेसिमल फॉर्म में देने पड़ेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डीएसी कन्वर्टर को यूज किया है। अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हमने एनालॉग इनपुट दिया 4 वोल्ट्स। ओके, 4 वोल्ट्स यहाँ से हमने एनालॉग इनपुट दिया। अब आप देखो, इनिशियली जो बाइनरी काउंटर है वो 0 पे सेट होगा, यानी कि सारे बिट्स 0 होंगे। तो मैं इनिशियली 3 बिट्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो इनिशियली सारे बिट्स 0 होंगे और ये 4 वोल्ट्स मैंने इनपुट दिया। तो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी क्या जनरेट करेगा, 0 जनरेट कर देगा इनिशियली। तो VA इज ग्रेटर देन VD, VD से बड़ा है, तो यहाँ पे 1 जनरेट कर देगा। अब जब यहाँ पे 1 जनरेट कर देगा तो 1 जाएगा एंड गेट के पास, दोनों ही इनपुट्स हाई है एंड गेट के पास, तो एक क्लॉक पल्स यहाँ से जनरेट हो जाएगी। अब बाइनरी काउंटर के पास एक क्लॉक पल्स
चली गई। कितनी क्लॉक पल्स गई है? 1 क्लॉक पल्स चली गई। अब इस 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल में, तो डेसिमल में क्या क्या लिख सकते हैं हम? 001 लिख सकते हैं 1 को। अब यहां से जो वीडी जनरेट हुआ, पहले तो 0 जनरेट हुआ था, अब क्या जनरेट होगा? अब 1 जनरेट हो जाएगा। तो अब भी जो आपका एनालॉग इनपुट है 4 दैट इज ग्रेटर देन 1, तो वापस से 1 जनरेट होगा कंपैरेटर का आउटपुट। उसके बाद वापस से एंड गेट में दोनों ही हाई है इनपुट्स, तो यहाँ पे एक और क्लॉक साइकिल जनरेट हो गई। यानी कि अब पहले यहाँ पे 1 था, अब यहाँ पे 2 क्लॉक साइकिल्स हैं। तो 2 को जब आप डिजिटल में रिप्रेजेंट करोगे डिजिटल आउटपुट में, तो आप क्या लिख सकते हो? 0 1 0। फाइन। अब फिर से ये कन्वर्ट होगा आपका डेसिमल में, तो पहले 1 था, अब 2 आ गया। तो अब भी एनालॉग इनपुट आपका ज्यादा है वीडी से, तो वापस से 1 जनरेट करेगा कंपैरेटर। दोनों हाई इनपुट्स हैं एंड गेट में, तो एक और क्लॉक पल्स आपकी जनरेट हो गई। अब जब एक और क्लॉक पल्स जनरेट हो गई, तो टोटल कितनी क्लॉक पल्स हो गई? 3 क्लॉक पल्सेस हो गई। तो यहाँ पे आप 3 को जब रिप्रेजेंट करोगे बाइनरी में, तो आप लिख सकते हो 0 1 1। अब यहाँ पे पहले 2 था, अब 3 आ जाएगा। अब भी 4 बड़ा है 3 से, तो कंपैरेटर 1 जनरेट करेगा, एक और क्लॉक पल्स यहाँ से जनरेट हो जाएगी। अब 4 आ गया यहाँ पे। अब आपको 4 रिप्रेजेंट करना है डेसिमल में, तो आप क्या लिख सकते हो? 100 यू कैन राइट। फिर से ये कन्वर्ट कर देगा इस डिजिटल डेटा को इन डेसिमल। तो अब क्या आ गया? आपका एनालॉग और डिजिटल डेटा दोनों ही इक्वल आ गए। सो यहाँ पे अब कंपैरेटर 0 जनरेट कर देगा, यहाँ पे 0 जाएगा। तो एक इनपुट आपका हाई है, एक इनपुट लो है, तो एंड गेट क्या प्रोड्यूस करेगा? अब कोई क्लॉक पल्स प्रोड्यूस नहीं होगी यहाँ पे। तो आपका जो बाइनरी काउंटर है वो 100 पर ही स्टक हो गया। काउंटर जो है वो 100 पर स्टक हो गया। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो आउटपुट है, जो आपका आंसर है, वो आपको 100 मिल गया। 100 क्या है आपका? 4 वोल्ट्स। तो हमने क्या करा? एनालॉग इनपुट को डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरीके से काउंटर टाइप एडीसी वर्क करता है। यहाँ पे इसको रैंप टाइप और स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन क्यों कहा गया है? क्योंकि इस ग्राफ से हम देख सकते हैं कि जो आउटपुट डीएसी का होता है वो कुछ इस शेप में आता है, रैंप की शेप में या स्टेयर की केस शेप में। तो इसलिए हम इसको रैंप टाइप या फिर स्टेयर केस अप्रोक्सीमेशन एडीसी भी कहते हैं। इसमें 2 to the power n-1 क्लॉक पल्सेस का टाइम लगता है। इतना टाइम इसमें लगता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और यहाँ पे जब भी हम एक न्यू एनालॉग इनपुट देंगे, सपोज मैंने अभी 4 दिया, फिर मैं 5 देती हूँ, कोई भी वैल्यू अगर देती हूँ, तो यहाँ पर हर बार जो आपका बाइनरी काउंटर है वो 0 सेट होगा और स्टार्ट होगा। ठीक है। सो ये कुछ फीचर्स हैं इसके एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स के, और ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें इतना ज्यादा टाइम लग जाता है। 2 to the power n-1 क्लॉक पल्सेस, इतना टाइम लग जाता है इसमें कन्वर्जन में। ओके, सो ये था हमारा काउंटर टाइप एडीसी। गाइस यहाँ पे थ्योरी लिखी है, आप एक बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। बाकी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम में आप कैसे अटेम्प्ट करोगे? आपको सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम बनाना है। इस ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या चीजें हैं? एंड गेट है, कंपैरेटर है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, बाइनरी काउंटर है। इनके बारे में आप लिखो एक एक लाइन कंस्ट्रक्शन में कि एंड गेट ये है, इसका क्या काम होता है, कंपैरेटर ये है, दो वैल्यूज को कंपेयर करता है और कैसे आउटपुट देता है। तो सबके बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताओ, कंस्ट्रक्शन लिखो, ब्लॉक डायग्राम बनाओ, एकदम नीट एंड क्लीन, और थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट बता दो, एग्जाम्पल ले लो इस तरीके से। ओके, सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट फर्स्ट टाइप ऑफ एडीसी। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो आप बताना गाइस कमेंट करके। नेक्स्ट है आपका सक्सेसिव टाइप अप्रोक्सीमेशन एडीसी। इसमें क्या होता है? एक आपका कंपैरेटर होता है, एक डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होता है यहाँ पे, और एक होता है आपका सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर। सो ये तीन चीजें हम यूज करते हैं इन सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप ऑफ एडीसी। अब इसमें क्या होता है कि जब भी ये हमने यहाँ पे कोई भी एनालॉग इनपुट दिया, कोई भी दिया, सपोज हमने यहाँ पे 5 वोल्ट दिया, ठीक है, कोई भी हम दे सकते हैं एनालॉग इनपुट यहाँ पे। तो ये जो सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर है, ये खुद को सेट कर लेता है इनिशियली, जो इसकी एमएसबी होती है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। यहाँ पे आप देखो कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो लेफ्ट साइड पे है, और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो सबसे एकदम राइट साइड पे। तो यहाँ पे इनिशियली एमएसबी जो है वो हमेशा 1 सेट हो जाती है और बाकी के बिट्स 0 सेट हो जाते हैं। ठीक है। फिर यहाँ पे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर है, फिर आपका ये कंपैरेटर है। तो यहाँ पे इनिशियली मान लो 100 से इसने स्टार्ट किया, और यहाँ पे मैंने दो कंडीशंस भी लिखी हैं। कंडीशंस क्या है
कि अगर आपका वी इनपुट किसे कह रहे हैं हम? एनालॉग इनपुट को ही कह रहे हैं। जो भी हम एनालॉग इनपुट दे रहे हैं उसी को हमने यहाँ पे वी इनपुट कहा है। तो अगर आपके वी इनपुट की वैल्यू इस डिजिटल वोल्टेज से ज्यादा है, वी इनपुट वैल्यू अगर आपकी डिजिटल वोल्टेज से ज्यादा है, तो आप अपनी नेक्स्ट बिट को सेट करेंगे। और अगर आपकी वी इनपुट यानी कि एनालॉग इनपुट जो आप दे रहे हो उसकी वैल्यू अगर कम आती है डिजिटल से, तो आप जो ऑलरेडी सेट बिट है उसको रीसेट करोगे और नेक्स्ट बिट को सेट करोगे। ओके, सो इस तरीके से हमें काम करना है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, इनिशियली मैं 3 बिट्स पे काम कर रही हूँ, 100। इसी तरीके से काम करेगा। इनिशियली मैंने आपको बताया एमएसबी 1 होगा एंड 00 होंगी बाकी सारी बिट्स। ओके, सो यहाँ पे 2 केसेस हो सकते हैं। क्या क्या केसेस हो सकते हैं? कि इनिशियली जो आपका इनपुट वोल्टेज हो वो ग्रेटर देन हो डिजिटल से, या फिर ये केस हो सकता है कि जो आपका इनपुट वोल्टेज है वो डिजिटल से कम हो। तो मैंने इनपुट वोल्टेज क्या दिया है यहाँ पे? 5 वोल्ट्स का मैंने यहाँ पे इनपुट वोल्टेज दिया है। तो अब आपका जो डिजिटल वोल्टेज होगा इनिशियली 100 है ना, तो डिजिटल क्या जनरेट हो जाएगा 100 के केस में? 4 वोल्ट्स। 100 किसके इक्वल होगा? 4 के इक्वल होगा। तो इनिशियली आप देख सकते हो कि 4 जो है दैट इज लेस देन वी इन। तो कौन सा केस चलेगा आपका? ऊपर वाला केस चलेगा। फाइन। तो इस केस में आपको क्या करना है? जब भी आपका इनपुट वोल्टेज डिजिटल से बड़ा है, सेट द नेक्स्ट बिट। तो आपको नेक्स्ट बिट सेट करना है। तो ये वाले बिट तो ऑलरेडी सेट है, तो इसके नेक्स्ट वाली बिट कौन सी हुई? 0। तो आप इसको सेट कर दो, तो ये आ जाएगा 1 0। ठीक है। अब यहाँ पे भी वही 2 केसेस आ सकते हैं कि या तो आपका इनपुट वोल्टेज बड़ा हो वीडी से, या फिर इनपुट वोल्टेज वीडी से स्मॉल हो। ठीक है, 2 केसेस हो सकते हैं यहाँ पे भी। सो 110 को आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो? क्या आएगा इसका डेसिमल में? कन्वर्जन 6 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 6 जो है डिजिटल डेटा दैट इज ग्रेटर देन इनपुट। इनपुट क्या था? 5। तो ये वाला केस चलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सेट बिट इज रीसेट। जो ऑलरेडी सेट बिट थी 1, आप उसको रीसेट करोगे और नेक्स्ट बिट को सेट करोगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 101। अब यहाँ पे भी 2 केसेस हो सकते हैं आपके, वी इनपुट ग्रेटर देन वीडी और वी इनपुट इज लेस देन वीडी। फाइन। सो 101 को अगर हम देखें डेसिमल में तो 5 वोल्ट्स आता है। तो अब यहाँ पे जो आपका एनालॉग इनपुट था और डिजिटल था वो दोनों इक्वल आ चुके हैं। सो आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको कि जब आपका इनपुट आपने 3 बिट्स पर काम किया, जब आपने 3 बिट्स पर काम किया, तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे आपके लग सकते हैं 3 क्लॉक साइकिल्स। इससे ज्यादा क्लॉक साइकिल्स आपके नहीं लगेंगे। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे जो कन्वर्जन टाइम है दैट इज n टाइम्स ऑफ योर क्लॉक टाइम पीरियड। यानी कि जितने बिट्स होंगे उतना ही आपका कन्वर्जन टाइम लग जाएगा, उतने ही क्लॉक साइकिल्स का कन्वर्जन टाइम लगेगा। अगर 3 बिट्स हैं तो 3 क्लॉक साइकिल्स लगेंगी, अगर 4 बिट्स हैं तो 4 क्लॉक साइकिल्स लग जाएंगी। यहाँ पे हम बाकी का रिमेनिंग पार्ट भी कंप्लीट कर सकते हैं। नीचे वाला पार्ट भी अगर हम कंप्लीट करना चाहें, 2 पॉसिबिलिटीज थी यहाँ पे कि वी इन ग्रेटर देन वीडी एंड वी इन इज लेस देन वीडी। तो अगर लेस देन होगा वीडी से तो सेट बिट इज रीसेट। तो सेट बिट कौन सी थी आपकी? ये वाली बिट ऑलरेडी सेट थी, तो उसको रीसेट कर दिया और नेक्स्ट बिट को सेट कर दिया। तो 0 to 1 कर दिया हमने यहाँ पे। फिर यहाँ पे वही 2 केसेस आएंगे, वी इन ग्रेटर देन वीडी और वी इन इज लेस देन वीडी। सो इस केस में हम क्या करेंगे? नेक्स्ट बिट को सेट कर देंगे। सो नेक्स्ट बिट क्या है आपकी? ये वाली बिट है, तो इसको सेट कर देंगे। सो 0 1 एंड 1। और इस केस में क्या हो जाएगा? सेट बिट को रीसेट करेंगे, तो ये वाली सेट बिट है इसको रीसेट कर देंगे और इसको सेट कर देंगे नेक्स्ट बिट। फाइन। सो इस तरीके से इट विल वर्क। सो आप आगे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। सो इस तरीके से सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी काम करता है। अभी जो हमने प्रीवियस देखा काउंटर टाइप एडीसी, उसमें टाइम बहुत ज्यादा
लग रहा था, ठीक है, 2⁻n-1 क्लॉक पल्सेस लग रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके जितने बिट्स होंगे, ये n क्या है आपके बिट्स, अगर आपका 3 बिट्स डेटा है तो 3 क्लॉक साइकिल्स लग जाएंगे, अगर 4 बिट्स होगा तो 4 क्लॉक साइकिल्स लग जाएंगे। यहाँ पे देखो आप 1, 2 एंड 3, इससे आगे आपको जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपना आंसर मिल जाएगा। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। बस यहाँ पे क्या होता है डिसएडवांटेज की, इसकी कॉस्ट प्रोडक्शन हाई होती है। आप देखो ये जो आपने डिवाइस बनाया सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन रजिस्टर, इसको बनाने में टाइम लगेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें लगेगी, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है इसमें, और इसकी डिजाइनिंग कॉम्प्लेक्स होगी। सो यही है इसके डिसएडवांटेजेस। बाकी एडवांटेजेस ये है कि ये फास्ट है काफी। ओके, सो दैट इज अबाउट सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप एडीसी। थर्ड टाइप इज सिग्मा डेल्टा एडीसी। अब यहाँ पे सिग्मा क्या है, डेल्टा क्या है। सिग्मा क्या होता है, समेशन, और डेल्टा क्या होता है, इस तरीके से हम इससे या इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो डेल्टा क्या करेगा, यहाँ पे जो कंपैरेटर है वो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डेल्टा को, और जो आपका सिग्मा है दैट इज बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेटर। कंपैरेटर क्या करता है, दो वैल्यूज को सबसे पहले कंपेयर करेगा और उसके बाद आपको आउटपुट जनरेट करके दे देगा। सो डेल्टा यहाँ पे थ्रू कंपैरेटर रिप्रेजेंट हो रहा है और सिग्मा थ्रू इंटीग्रेटर आपका रिप्रेजेंट हो रहा है। फाइन, यहां से आप अपना इनपुट सिग्नल दोगे, इसमें डिफरेंस एम्पलीफायर में सिग्नल का इनपुट यहां से जाएगा एनालॉग सिग्नल का। यहाँ पे जो वन फिर आपका लगा हुआ है इंटीग्रेटर। इंटीग्रेटर क्या करता है कि आपकी जो प्रीवियस वैल्यू है और जो प्रेजेंट वैल्यू है उनका समेशन करने का काम करेगा इंटीग्रेटर, ठीक है। यहाँ पे 1 बिट एडीसी जो आपका कंपैरेटर लगा हुआ है, ये दो वैल्यूज को कंपेयर करेगा इनपुट्स को और आपका आउटपुट जनरेट करके देगा। उसके बाद आपका लगा हुआ है 1 बिट डैक। ओके, 1 बिट डैक लगा हुआ है यहाँ पे। अगर कंपैरेटर आपका 1 जनरेट करता है तो यहाँ पे 1 वैल्यू जनरेट करेगा ये। अगर आपका कंपैरेटर 0 जनरेट करता है तो 1 बिट डैक आपका -1 जनरेट करेगा। फाइन, यहाँ पे जो वी रेफरेंस है इट इज ग्राउंडेड, ठीक है। ग्राउंडेड का क्या मतलब है कि 0 वोल्ट्स पे है। ओके, तो यहाँ से जो भी डेटा आ रहा होगा यहाँ पे, अगर ये डेटा ग्रेटर देन 0 है यानी कि पॉजिटिव होगा फिर तो ये 1 जनरेट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो डेटा आ रहा होगा इस पॉइंट पे वो आपका लेस देन 0 होता है यानी कि फिर वो नेगेटिव हो जाएगा, तब यहाँ पे 0 जनरेट करेगा कंपैरेटर। ओके, अब यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा लेबलिंग कर लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ ए से रिप्रेजेंट किया इनपुट, यहाँ बी, यहाँ पे इसको सी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ पे इसको डी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और यहाँ पे इसको ई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये -1 और 1 यही दो चीजें जनरेट कर सकता है एंड इट इज ग्राउंडेड। ओके, तो इनिशियली आपने ए एज एन इनपुट सिग्नल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्या करेगा, डिफरेंस एम्पलीफायर है, इस डिफरेंस एम्पलीफायर में इनपुट क्या क्या जाएगा, जो आपका 1 बिट डैक जनरेट करेगा और जो आपने इनपुट सिग्नल दिया यानी कि ई एंड ए, और इन दोनों का डिफरेंस जाएगा। नेम से ही पता चल रहा है डिफरेंस एम्पलीफायर है, तो ये जो बी वैल्यू होगी ये क्या होगी, ए और ई का डिफरेंस होगी। सो ए माइनस ई इज इक्वल टू बी। फाइन, जो आपका डिफरेंस एम्पलीफायर है उसमें इनपुट सिग्नल और 1 बिट डैक जो यहाँ से जनरेट करेगा वो जाएगा एज एन इनपुट और आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटर में मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, बी है प्रेजेंट वैल्यू, और प्रीवियस वैल्यू मान लो कोई एक्स प्रीवियस वैल्यू उसने जनरेट की होगी, ठीक है। इन दोनों का समिशन करेगा तब मुझे एक आउटपुट जनरेट हो जाएगा इंटीग्रेटर से। वो आउटपुट को नेम मैंने क्या दिया, सी, एज मैंने उसको नेम दे दिया। अब यहाँ पे सी की वैल्यू, यहाँ पे अगर ये जो वैल्यू है इंटीग्रेटर के थ्रू, अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 प्रोड्यूस होती है तो ये ओवरऑल पॉजिटिव आउटपुट देगा कंपैरेटर। तो यहाँ पे जो डी की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1। लेकिन अगर इंटीग्रेटर के थ्रू सी की वैल्यू लेस देन 0 प्रोड्यूस होती है, नेगेटिव प्रोड्यूस होती है, तो ये तो ग्राउंडेड है ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे ओवरऑल वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो डी की वैल्यू क्या जनरेट होगी, 0 जनरेट करेगा कंपैरेटर। ओके, अब यहाँ पे अगर 1 जाता है इनपुट तो ये जनरेट करेगा 1,
अगर 0 जाता है इनपुट तो ये जनरेट करेगा -1, तो अगर 1 है डी की वैल्यू तो ये जनरेट करेगा 1, लेकिन अगर 0 है तो -1 जनरेट करेगा। तो इस तरीके से सिग्मा डेल्टा एडीसी वर्क करता है। हम इस फ्लो चार्ट से समझ सकते हैं। हम कुछ भी यहाँ पे सिग्नल दे रहे होंगे तो वो इंटीग्रेटर के थ्रू जाता है, इंटीग्रेटर प्रीवियस प्रेजेंट वैल्यू को सम करता है, फिर कंपैरेटर 0 या 1 ही प्रोड्यूस करता है। अगर सिग्नल ग्रेटर देन 0 है, ये इंटीग्रेटर का आउटपुट जो है, तो वो 1 जनरेट करेगा, अदरवाइज 0। और फिर आपका 1 बिट डैक है, डिपेंड करता है, कंपैरेटर ने 1 दिया तो 1 जनरेट करेगा, 0 दिया तो -1। और यहाँ डिफरेंस एम्पलीफायर में इनपुट क्या किया जाता है, एक तो आपका इनपुट सिग्नल और 1 बिट डैक ने जो भी जनरेट किया है। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट सिग्मा डेल्टा एडीसी। यहाँ पे थ्योरेटिकल पार्ट भी थोड़ा थोड़ा मैंने लिखा है, और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अटेम्प्ट कैसे करना है क्वेश्चन, आप ब्लॉक डायग्राम बनाओ, इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है उनको थोड़ा सा डिफाइन कर दो। ओके, सो गाइस नेक्स्ट आपका एडीसी आता है, सिंगल स्लोप एडीसी। एक्चुअली जो टॉपिक था दैट इज डुअल स्लोप एडीसी, लेकिन वो अच्छे से आपको समझ में आए इसलिए मैंने यहाँ पे सिंगल स्लोप एडीसी भी इंक्लूड कर दिया है टॉपिक। तो यहाँ पे ये कुछ इसके डायग्राम्स है, तो इनके थ्रू हम समझते हैं कि सिंगल स्लोप एडीसी किस तरीके से वर्क करता है। ये जो पूरा पार्ट है आपका, दिस इज कॉल्ड इंटीग्रेटर। तो आपका जो V रेफरेंस वाला वोल्टेज है वो सबसे पहले जाएगा इंटीग्रेटर के पास, उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ है कंपैरेटर। तो इंटीग्रेटर कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, सपोज मैंने उसको नेम दे दिया V0। तो इसमें होता क्या है कि V रेफरेंस को इंटीग्रेट किया जाता है, कब तक, जब तक उसकी वैल्यू V इन के इक्वल ना हो जाए, यानी कि जब तक आपका V0 जो है वो V इन के इक्वल ना आ जाए। V रेफरेंस को वी विल इंटीग्रेट, कब तक इंटीग्रेट करेंगे, जब तक जो इंटीग्रेटर का आउटपुट जो है, आउटपुट क्या है V0, ये किसके इक्वल ना आ जाए, V इनके इक्वल ना आ जाए, तब तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, कुछ इंटीग्रेटिंग टाइम लगेगा। तो ये जो इंटीग्रेटिंग टाइम इसमें यूज हो रहा है V रेफरेंस को V इन में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी इंटीग्रेटिंग टाइम लग रहा है, यही टाइम हमें ये बताता है कि आपने कितना वोल्टेज ऑफ इनपुट सिग्नल एनालॉग फॉर्म में दिया, कितना दिया, यहाँ से आपने कितना एनालॉग फॉर्म में इनपुट दिया, वो हम इन टर्म्स ऑफ टाइम मेजर करते हैं। जो भी इंटीग्रेटिंग टाइम लगा उसके फॉर्म में हम कैलकुलेट करते हैं। फाइन, अब यहाँ पे जो आपका V रेफरेंस है, यहाँ पे जो आपका V0 आउटपुट है, उसकी वैल्यू हम इस तरीके से दे सकते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज -1/RC इंटीग्रेशन ऑफ V dt। फाइन, अब आपने वोल्टेज जो दिया है वो क्या दिया है, नेगेटिव ऑफ V रेफरेंस। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, -1/RC नेगेटिव ऑफ V रेफरेंस इंटू dt। तो V0 क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V रेफरेंस, dt का इंटीग्रेशन विल बिकम t अपॉन RC। तो यहाँ पे आप देखो जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटीग्रेटिंग टाइम के। और मैंने भी क्या बताया कि हम रेफरेंस वोल्टेज को तब तक इंटीग्रेट करेंगे जब तक जो इस इंटीग्रेटर का आउटपुट है, ये वाला आउटपुट है ना, ये V इन के इक्वल ना आ जाए। तो इसका मतलब क्या है कि V0 जो है वो V इन के इक्वल है। फाइन, तो यहां से हम ये लिख सकते हैं V इन इज इक्वल टू V रेफरेंस T अपॉन RC। अब V रेफरेंस की वैल्यू कांस्टेंट होगी, R की वैल्यू कांस्टेंट, C की वैल्यू कांस्टेंट, हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो V इनपुट जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जो आपकी इनपुट वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल है इंटीग्रेटिंग टाइम के। तो हम इन टर्म्स ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं इनपुट वोल्टेज। ठीक है, अब इस डायग्राम से समझते हैं कि हमने यहाँ पे V रेफरेंस दिया, इस पॉइंट पे इंटीग्रेटर के पास गया, V0 जनरेट हुआ, कब तक हम करते रहेंगे इंटीग्रेटर से इंटीग्रेट, जब तक V0 की वैल्यू यहाँ से V इनके इक्वल ना हो जाए तब तक ये काम करेंगे। अब यहाँ से अगर कंपैरेटर जो है वो 1 जनरेट करता है तो क्लॉक पल्स आगे प्रोड्यूस हो जाएगी और बाइनरी काउंटर हमें आउटपुट देगा। लेकिन अगर कंपैरेटर 0 जनरेट करता है तो क्लॉक पल्स आगे नहीं जाएगी, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ है एंड गेट। अभी हमने देखा काउंटर टाइप एडीसी में कि एंड गेट क्या करता है, जब दोनों ही इनपुट्स हाई हो तभी क्लॉक पल्स आगे जनरेट करेगा। तो इनिशियली V रेफरेंस की वैल्यू कम ही होगी, सीधी सी बात है। इनिशियली जब हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे तो जो आपका V रेफरेंस होगा वो कम होगा ना V इन से। हम तब तक इंटीग्रेट करते रहेंगे, इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, समेशन करते रहना, इकट्ठा करना चीजों को। तो हम तब तक इंटीग्रेट करते हैं जब तक
v इनके वो इक्वल ना आ जाए, यानी कि इनिशियली जो वैल्यू होगी इसकी वो छोटी होगी इससे, तो पॉजिटिव आउटपुट बड़ा होगा आपका। अगर आप डिफरेंस की बात करो तो कंपैरेटर इनिशियली 1 ही जनरेट करेगा, तो जब 1 जनरेट करेगा तो आपको अपना बाइनरी में आउटपुट जनरेट होके मिल जाएगा कि कितना यहाँ से एनालॉग इनपुट गया। अब यहाँ पे आप इस तरीके से भी इसको ग्राफिकली समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ टी टाइम लगा और यहाँ पे आपने किसमें, जब तक आपका आउटपुट जो है वो v इन के इक्वल ना हो जाए, तो यहाँ पे कुछ टी टाइम लगा, तो आप ग्राफ भी इस तरीके से बना सकते हो। अगर आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो मैंने आपको क्या कहा कि v रेफरेंस r एंड c ये दोनों कांस्टेंट है, तो y इज इक्वल टू mx, तो स्लोप क्या हो जाएगा आपका v अपॉन rc, v रेफरेंस अपॉन rc। तो v इन और t में आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका, स्ट्रेट लाइन आएगा y इज इक्वल टू mx के अकॉर्डिंग, इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया वैसे यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ t टाइम लेगा ये। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेटिंग टाइम। ठीक है, और स्लोप आपका इस तरीके से आ सकता है और इस तरीके से भी आ सकता है। स्लोप की जो वैल्यू है यहाँ पे वो हमेशा सेम रहेगी, बस आपका जो ये टाइम t होगा ये चेंज हो सकता है, ये टाइम t जो है वो चेंज हो सकता है वीन के हिसाब से। ये जो स्लोप है इतना पार्ट दैट इज कांस्टेंट, लेकिन जो वीन है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इंटीग्रेटिंग टाइम, तो आपका वी इन जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका सिर्फ टाइम चेंज होगा एक्स एक्सिस पे, लेकिन जो स्लोप है इट विल रिमेन द सेम। सो इस तरीके से सिंगल स्लोप एडीसी काम करता है। यहाँ पे एक ही स्लोप बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे डुअल स्लोप्स नहीं बन रहे हैं। ये तो मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए हैं, डिपेंड करता है आपने वीन क्या दिया है। अगर वीन आप ज्यादा दोगे तो इंटीग्रेटिंग टाइम ज्यादा होगा, वीन कम दोगे तो इंटीग्रेटिंग टाइम कम होगा, लेकिन स्लोप जो है वो सिर्फ वी इन के लिए है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल स्लोप एडीसी इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे सिंगल स्लोप जनरेट होता है। तो इस तरीके से सिंगल स्लोप एडीसी काम करता है। अब हम देखते हैं डुअल स्लोप कैसे वर्क करता है। सो हेयर इज डुअल स्लोप और इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। इंटीग्रेटिंग टाइप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे इंटीग्रेटर का यूज कर रहे हैं जैसे हमने सिंगल स्लोप में यूज किया, और नेम इसका डुअल स्लोप है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे टू स्लोप्स आपके जनरेट हो रहे होंगे और यहाँ पे हम इंटीग्रेटर का यूज करेंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने सिंगल स्लोप में यूज किया। तो सिंगल स्लोप में सिर्फ वी रेफरेंस हम पास कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम एनालॉग इनपुट और वी रेफरेंस दोनों ही यहाँ पे दे रहे हैं। यहाँ पे एक स्विच होता है और यहाँ पे एक कंट्रोल सर्किट होता है जो इस स्विच को कंट्रोल करता है। फाइन। अब इनिशियली जो स्विच है वो एनालॉग वोल्टेज से कनेक्टेड रहता है। ये आपका इंटीग्रेटर है, ये कुछ आउटपुट जनरेट करेगा आपका वी नॉट। ये आपका कंपैरेटर है, फिर आपका आता है एंड गेट, फिर आता है बाइनरी काउंटर एंड देन आपका आउटपुट जो है वो डिजिटल आउटपुट जनरेट हो जाएगा। सो इनिशियली जो स्विच है वो एनालॉग वोल्टेज से कनेक्टेड होगा, तो कुछ वी नॉट जनरेट करेगा, कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करेगा। सो सपोज उस आउटपुट का नाम मैंने V1 दे दिया, और अभी हमने देखा था कि जो आउटपुट वोल्टेज का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/RC इंटीग्रेशन ऑफ V dt। इस तरीके से हमने देखा था फॉर्मूला। सो अगर आप लिखो यहाँ पे इनिशियली आपने क्या दिया, VA दिया एज एन इनपुट इंटू dt, तो ये क्या जनरेट करेगा, V1 1/RC माइनस ऑफ VA, एंड dt का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। सो यहाँ से 1 को हटा देते हैं। सो आपका V1 क्या आ गया, नेगेटिव ऑफ VA/RC इंटू t। ओके, फिर कुछ टाइम बाद जो आपका स्विच है वो V रेफरेंस से कनेक्टेड हो जाएगा, और सपोज उससे जो वोल्टेज V2 जनरेट होगा, ठीक है, मैंने V2 नेम दिया उस वोल्टेज को। सो 1/RC आप वोल्टेज क्या दे रहे हो, V रेफरेंस, एंड ये भी नेगेटिव में है, इंटू dt। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि VA और V रेफरेंस ये दोनों ऑपोजिट पोलैरिटी में होने चाहिए। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है तो ये नेगेटिव से होना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा ये ऑपोजिट पोलैरिटी में होने चाहिए। तो V2 कितना आ जाएगा, 1/RC V रेफरेंस एंड dt का इंटीग्रेशन इज t, तो ये आ गया आपका V2। तो आप देखो जो आपका V1 है, यहाँ पे जो VA/RC इट इज कांस्टेंट, यहाँ पे V रेफरेंस अपॉन RC, तो आप देख सकते हो कि V1 जो है
वो जनरेट कर देगा नेगेटिव में स्लोप, क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये जनरेट कर देगा नेगेटिव स्लोप। ये आपका T1 टाइम है सपोज, और यहाँ पे सपोज ये T2 टाइम ले रहा है, और ये आपका V इन हो गया, ठीक है। उसके बाद V2 का स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ पे V रेफरेंस अपॉन RC y इज इक्वल टू mx से अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आपका स्लोप निकल के आएगा, एंड दिस इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव स्लोप जनरेट करेगा फॉर सम टाइम T2 के बाद, और यहाँ पे आपका ओवरऑल वोल्टेज जो है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका V0 है ये सम होगा V1 एंड V2 का, तो यहाँ पे अगर आप सम करते हो VA T1 अपॉन RC नेगेटिव में वैल्यू है, प्लस V रेफरेंस T2 अपॉन RC, ये आएगा आपका टोटल वोल्टेज V0 बाय द इंटीग्रेटर, दोनों के थ्रू जनरेट होगा, VA एंड V रेफरेंस के थ्रू। सो ओवरऑल ये जो वैल्यू है यहाँ पे आप ग्राफ से देखो कि 0 जनरेट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे पहले वोल्टेज यहाँ पे बढ़ी एंड देन 0, ओके। सो V0 का जो समीशन होगा दैट विल बी 0, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, VA T1 अपॉन RC, ये वैल्यू राइट साइड चली जाएगी, इज इक्वल टू V रेफरेंस T2 अपॉन RC, RC एंड RC विल बी कैंसल्ड आउट, और यहां से आप एक्सप्रेशन लिख सकते हो T2 के लिए, T2 इज इक्वल टू VA अपॉन T1 अपॉन V रेफरेंस। तो आप देखोगे कि जो आपने एनालॉग इनपुट दिया वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T2 टाइम के, ओके, यानी कि जो T2 टाइम है इसके थ्रू आप मेजर कर रहे हो अपना एनालॉग वोल्टेज। तो इस तरीके से डुअल स्लोप इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी वर्क करता है। डुअल स्लोप क्यों कहा है, क्योंकि एक स्लोप VA के लिए जनरेट होगा और दूसरा स्लोप V रेफरेंस के लिए जनरेट होगा, और जो भी टाइम T2 लग रहा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एनालॉग वोल्टेज के। सो इस तरीके से काम करता है, यहाँ पे कंपैरेटर के थ्रू जाएगा, जो भी आपका आउटपुट होगा, फिर एंड गेट के थ्रू क्लॉक पल्सेस जनरेट होंगी और आपका बाइनरी आउटपुट जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे जो टाइम होता है, जो टाइम लगता है दैट इज 2 टू द पावर n+1 इंटू टी, ठीक है, ये जो है टी क्लॉक का टाइम पीरियड है, तो ये आपका टोटल टाइम इसमें लगता है। ये बहुत ही स्लो होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्यूरेट होता है, इसमें एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। तो ये वहां पर यूज किया जाता है जहां पर सिग्नल्स बहुत ज्यादा चेंज ना हो रहे हो, ज्यादा फ्लक्चुएट ना हो रहे हो, वहां पर इसको यूज किया जाता है। अगर कोई ऐसा डिवाइस है जहां पर ज्यादा सिग्नल्स में चेंजेस आ रहे हैं तो वहां पे हम डुअल स्लोप नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एक तो स्लो है तो हम नहीं यूज कर सकते। जहां पर हमें एक्यूरेसी ज्यादा से चाहिए और जहां पर जो सिग्नल्स हैं वो जल्दी जल्दी फ्लक्चुएट नहीं कर रहे हैं, तो वहां पर हम डुअल स्लोप और इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी को यूज करते हैं। इसको हम बेसिकली डिजिटल मल्टीमीटर्स में यूज करते हैं। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट डुअल स्लोप इंटीग्रेटिंग टाइप एडीसी। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर आपका कोई भी डाउट है गाइस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइस दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जिनको भी जरूरत है वीडियो की, एंड गाइस सब्सक्राइब कर लेना इफ यू वांट द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो एज अर्ली एज पॉसिबल। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।